कि ऑडिटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है पढ़ने का और क्या मतलब है। तो पहले समझते हैं ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिट का मतलब है जो अकाउंटेंट काम करता है, गलती हो सकती है ना, इसीलिए उसको चेक करते हैं। जैसे कैसे स्कूलों में या आप लोग टास्क बना के देते हो, हम चेक करते हैं क्योंकि आपने ठीक है बना के दिया, आपको लग रहा सही है, गलत थोड़ी नहीं भेजो, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं, रिपीट होता है, गलती ठीक होती है। तो मैं यहाँ पर हो गया आपके लिए ऑडिटर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी के अंदर अगर एक अकाउंटेंट अगर काम करता है और उसके उसको चेक करता है कोई, तो उसे बोलते हैं ऑडिटर। उसके काम, और चेक करना भी जरूरी है भाई। देखो आंकड़े होते हैं, मैथमेटिकल चीजें होते हैं, तो गलती तो हो सकता है, भगवान थोड़ी है कि सब कुछ एक टू जेड हो। तो ऐसे में गलतियां संभावना है, तो गलती जो चेक करता है उसे बोलते हैं ऑडिटर। और चेक करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द अकाउंटेंट एंड वेरीफाई एंड एग्जामिन बाय द ऑडिटर। यानी ऑडिटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन जो अकाउंटेंट करता है, उनको जांच पड़ताल ऑडिटर के द्वारा की जाती है। और ऑडिटर का मतलब, हाँ, अब देखते हैं आगे जरा बात करते हैं, सब आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहले समझिए ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग कुछ नहीं है, जांचना है। आपने टास्क भेजा, हमने चेक किया, मैं ऑडिटर हो गया आपके लिए, ठीक है। अब ऑडिटर प्रोफेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब इनकी बात हम आगे करते हैं। देखिए, अब जांच पड़ताल दो तरीके से होती है। एक होता है इंटरनल ऑडिटिंग, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिटिंग का मतलब है कि कंपनी में डेटा बहुत ज्यादा है, कमांड नहीं है, मालिक का कमांड नहीं है, धोखाधड़ी होने की संभावना है, इसीलिए क्या करते हैं कि अकाउंटेंट के पीछे पीछे एक व्यक्ति अपॉइंट की जाती है, अंदर अंदर एम्प्लाई होता है वो अकाउंटेंट काम को चेक करता रहता है पीछे पीछे। जैसे आज एंट्री करा, कल चेक कर लिया, फिर कल किया तो आज चेक कर लिया, ऐसे ऐसे एक एक दिन का गैपिंग में चेक होता रहता है। दैट कॉल्ड द इंटरनल ऑडिटिंग। मतलब इंटरनल ऑडिटिंग इज ऑप्शनल, लेकिन सरकार की नजर में कहा कि भैया जिनके पास पैसा ज्यादा है, मतलब कंपनी बड़ी है, अकाउंटेंट ज्यादा है, उनमें एक दो रख लिया ऑडिटर के रूप में, वो चेक करेंगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ऑडिटर रखना ही रखना है। इंटरनल ऑडिटिंग इज एन ऑप्शनल बाय द कंपनी एंड जनरली डन बाय द एम्प्लॉयर कंपनी। यानी जैसे अकाउंटेंट की बहाली होती है ना, नौकरी लगती है, वैसे ही ऑडिटर की बहाली होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर। सिंपल बात है। इंटरनल ऑडिटर है मतलब अकाउंटेंट का ऊपर, तो इसका मतलब अकाउंटेंट के नॉलेज से बहुत फास्ट नॉलेज होना चाहिए उसको, तभी तो नौकरी लगेगी उसकी। तो इसका मतलब है कि ऑडिटर की नॉलेज अकाउंटेंट से बहुत ज्यादा होता है, तभी बन सकते हैं ऑडिटर, और सैलरी भी उससे ज्यादा मिलेगा, सिंपल। तो इंटरनल ऑडिटर ऑडिटिंग एक ऑप्शनल, बटन ऑप्शनल है। और ये इसमें बड़ी बड़ी कंपनी कराती है जिनको लग रहा है कि डेटा कुछ मिस फ्रॉड हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो कराते हैं। जनरली बिग कंपनी डज इंटरनल ऑडिटिंग, बड़े बड़े कंपनी ही जनरली कराती है, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिटिंग कौन करेगा, तो सवाल खड़ा है। इंटरनल ऑडिटिंग डन बाई एनी स्किल पर्सन, नॉट नेसेसरी द सीए। कोई भी जानकार व्यक्ति ऑडिटिंग कर सकता है, इंटरनल ऑडिटिंग कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए कुछ सीए हो। यानी अगर हमें लगता है, हमारी कंपनी को लगता है कि हमें एक ऐसा बंदा मिल गया है जो बहुत एक्सपर्ट है, 15 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है, तो ऐसे में हम उनको ऑडिटर रख सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर रख सकते हैं, जरूरी नहीं वो सीईओ। क्लियर। एंड ऑडिटर कॉल्ड, जो ऑडिट करने आता है हमारे यहाँ उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। देखिए होता है क्या है, डिग्री जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस बना देता है। कभी कभी एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप, तो बारीकी चेक करना भी आपके लिए हुनर काम करता है। कभी कभी देखा होगा कि एक फैशन जो डिजाइनर है वो भी अच्छे से सूट वगैरह सिल नहीं पाता है, लेकिन नॉर्मल एक गली में बैठने वाला भी अच्छा सिल देता है, क्योंकि उसका अनुभव है। तो ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। तो ये कहानी है। इंटरनल ऑडिटिंग ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस ऑडिटिंग। क्यों? क्योंकि ये ऑडिटिंग बंद नहीं होगा भाई, ये चलता रहेगा। कल अकाउंटेंट ने एंट्री करना है, ये कर दिया, आज हम उसको चेक कर रहे हैं, फिर आगे कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिटिंग कंटिन्यूस ऑडिटिंग, ये बंद नहीं होते, जैसे अकाउंटिंग बंद नहीं होता है, कंटिन्यू चलता रहता है वैसे। लेकिन हर जगह देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनी में ही मिलेगा। लेकिन अब एक्सटर्नल ऑडिटिंग का मतलब होता है कि ऐसे ऑडिटिंग जो बाहरी व्यक्ति से करवाना है, आपके अपने ऑडिटर नहीं होंगे, यानी अपने अकाउंटेंट या अपनी एम्प्लॉय नहीं होगा, आपको बाहरी लोगों से ही कराना है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटिंग। तो एक्सटर्नल ऑडिटिंग इज अ कंपलसरी, लेकिन ये कराना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल ऑडिटिंग इज ए कंपलसरी बाय द कंपनी एज पर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड डन बाय सीए फॉर्मली। इसका मतलब है इनकम टैक्स के सेक्शन 44 AB पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, 44 AB सेक्शन में कहा गया है कि एक कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है। और जरूरी है तो कौन करेगा, केवल सीए फॉर्म करेगा। अगर आपकी कंपनी में कोई सीए है, डिग्री है सीए की,
लेकिन वो ऑडिट आप ही कंपनी का नहीं करेगा, वो किसी दूसरी कंपनी कर भी नहीं सकता है। क्योंकि सीए होने पे आप या तो सीए फॉर्म खोल लीजिए या फिर आप नौकरी कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं, दोनों काम नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है कंपनी के अंदर कोई सीए है तो ऑडिट नहीं कर सकता है, सीए फॉर्म से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। दिस कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटिंग, या उसे कहते हैं स्टेट्यूटरी ऑडिटिंग भी कहते हैं, और ये कंपलसरी है। एंड ऑडिटर कॉल द एक्सटर्नल ऑडिटर स्टेट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटिंग ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट्यूटरी ऑडिटिंग, क्योंकि संवैधानिक, इसका हिंदी होता है संवैधानिक, नियम से कराना है, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है कराना, कराई मत कराई। चलिए, तो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा सर, है ना। चलिए, अब हमें देखना है कि हम लोग अकाउंटेंट हैं, तो हमारा क्या रोल है भैया। अभी ऑडिटर थोड़ी ना बनेंगे, अभी तो एक्सपीरियंस होगा 10 साल 8 साल, तब जाके सोचेंगे। अभी क्यों पढ़ रहे हैं, तब देखा जाएगा ना। अभी बताते हैं, अभी पढ़ रहे हैं आप एक्सटर्नल ऑडिटिंग के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों भाई। मान लो आप किसी सीए फॉर्म में चले गए, नहीं आपको लगा नहीं हमें तो सैलरी दे रहा है 20,000 रुपये, तो 20,000 जब दे ही रहा है तो सीए फॉर्म ज्वाइन कर लो, अच्छी बात है। आपको सिर्फ बहुत सारे कंपनी काम मिलेगा। अब उसने भेज दिया आपको ऑडिट कराने के लिए, करने के लिए, भैया जा फलाना कंपनी ऑडिट कर। अब वहां गए खड़े, मैं ऑडिटर हूँ जी, वो कुछ थमा देगा, लो सर ये चेक कर लो। यार बेवकूफ बन जाएंगे, हमें क्या करना, हमें क्या स्मार्टनेस दिखानी है, इसलिए हम पढ़। दूसरी, मान लीजिए मैं कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, जो कि होंगे, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि उधर से थोड़ा और लगा देते, थोड़ा ताकत लगाकर, घुटना घुटना बंद कर देते। मैं रोज सोचता हूँ डंडा रखूंगा यहाँ बड़ा, ऐसा करके ना, ऐसा करके लेकिन वो भूल जाते, ऑटो क्लोजर नहीं है ना। ठीक है, सेंसर लगा, तुम लोग खींचने के लिए सेंसर लगाते हैं, जैसे क्लास शुरू होता है पता चल जाए तो तुरंत खींच लगे। कोई बैठा हुआ है तो खींच, अरे क्या हो रहा है, क्लासेस चल रही लगता है, लगाता हूँ सेंसर। ठीक है, जाएगा तो उधर ही लगता है, पता नहीं बाथरूम नंबर लगा रहा तो क्या, 1 घंटे में पता नहीं क्या हो जाता है यार उन लोग को, ये समझ में नहीं आता है। आइए सुनिए, तो एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो है वो आपको बता दिया कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम के हिसाब से। तो मैं आपको कह रहा था कि जरूरी कब पड़ता है, अगर सीए फॉर्म में नौकरी कर रहे हैं तो भेज दिया आपको ऑडिटिंग करने के लिए, तो क्या करेंगे, वहां हम किस तरह का लगाएंगे उसकी बात करें। दूसरी बात, कि अगर मैं अकाउंटेंट हूँ अपनी कंपनी, मतलब किसी कंपनी में अकाउंटेंट है, तो ऑडिटर तो आएगा ना ऑडिट करने के लिए। और पता चला आ रहा है वो स्मार्ट ऑडिटर है, वो कह रहा है जी मुझे ये निकाल के दे, मुझे वो निकाल के दे, मुझे वो निकाल के दे, कहाँ से निकाल, कैसे निकाल, नहीं निकाल के देंगे तो गर्म हो जाएगा वो, उसको कुछ बोल ही नहीं सकता है, वो दामाद आ गया, ऐसे होते हैं। तो भैया वो कुछ कर नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी अगर नानू करा ना, लेट हो गया, थोड़ा डिले हो गया, तो रिपोर्ट लिखना चालू करता है, सर क्या कर रहे हो सर, अरे कुछ नहीं यार, तुम लोग दे नहीं रहे हो, रिपोर्ट लिखता हूँ। वो रिपोर्ट अगर चली गई हमारे बॉस को, तो हम तो खुश थे, अगले महीने बढ़ाएगा सैलरी, खुश रहे। वो रिपोर्टिंग नेगेटिव चला जाए, तो भाई ओनर को नहीं पता ना कि मेरा अकाउंटेंट क्या काम कर रहा है। तो साल में यही एक 7 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, जिनमें कमांड करने का होता है, कि ऑडिटर को बोल देता है कि देखना भैया मेरा अकाउंटेंट बहुत जल्द से देख लेना, काम करता नहीं करता मुझे नहीं पता, आप ही से पूछेंगे। तो लो जी, उनको ही बताना है। उधर उनके जो सीए हैं, जो बॉस जहाँ से सीए फॉर्म से आया है, वो भी रोज फोन करे, हाँ कितना काम बढ़ा। अभी थोड़ी पता है कि बैठ के चाय पी रहे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए एक अकाउंटेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऑडिटर को खुश करना। खुश करना मतलब ये नहीं कि डांस वांस करके, ऐसा नहीं, मतलब कि पूरी डॉक्यूमेंट सपोर्ट करके आपको खुश करना है कि हाँ यार अकाउंट यहाँ लगे उसको, हाँ यार अकाउंटेंट बड़ा स्मार्ट है अकाउंटेंट यार, हर कुछ उसको पता है, हर डॉक्यूमेंट फटाफट दे रहा है, ताकि जल्दी से छुट्टी हो जाए ऑडिटिंग की, और गलती कम से कम मिले। पता चला भर भरे गलती मिल रहा है, तो उधर से कॉन्ट्रैक्ट बना है 10 दिन का ऑडिटिंग करने का, और पता चला गलतियां भर भर के मिल रही है, तो बढ़ाना पड़ेगा टाइमिंग। बढ़ाने से क्या होता है कि पैसा ज्यादा खर्च चालू हो जाएगा ना, मीटर ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए अकाउंटेंट की रोल यहाँ पर जिंदगी भर रहता है कि अगेंस्ट द ऑडिटर, जैसा अभी ऑडिट हो रहा है, सितंबर 30 लास्ट है, तो अभी सबकी हालत खराब है अकाउंटेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो चलिए मैं इसी लिहाज से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ऑडिटिंग में कर सकता है कि ऑडिटिंग क्या होता है, बता देंगे, घर में डायलॉग याद तो कर लीजिएगा और पलट लो, तब से 2 मिनट पलट ही रहो, आवाज आ रही है ना कड़कड़ कर, ऐसे 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 करते हैं। हाँ, बस में नहीं पलट रहा है, पूरा लगाता है। नहीं होता नहीं था तो क्या करें। अरे आवाज आ रही थी, ठीक है ठीक है, आगे, ठीक।
अब ऑडिटिंग का प्रोसेस कहाँ शुरू करेंगे? हाँ सुन, ऑडिटिंग प्रोसेस भी कैसे शुरू करेंगे? देखिए मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि अगर आप सीए फर्म में है या सीए फर्म आपका है और किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई ऑडिटिंग करो, तो क्या करेंगे? तो सुनिए, यदि कोई भी सीए फर्म एवरी ईयर, हर साल अगर वही ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए, तो भी हर साल एक न्यू एंगेजमेंट लेटर बनती है। जैसे एक मकान को किराए पर लिया है किराएदार ने और कई साल से रह रहा है, फिर भी क्या होता है, 11-11 महीने में क्या बनते हैं, रेंट एग्रीमेंट। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा आप रह रहे हो 11 महीने से, कोई बात नहीं, हर 11 मंथ साल में एक बनता है एग्रीमेंट, फ्रेश एग्रीमेंट। सेम कहानी यहाँ पे, कि हर साल एक फ्रेश एग्रीमेंट बनाना जरूरी है सीए फर्म के साथ और कंपनी के साथ। तो ये उनका काम है, सीए फर्म का काम है। उसके बाद जो ऑडिटर जा रहा है ऑडिट करने के लिए, उनको टूल्स लेके जाना पड़ेगा। अब जैसे बिजली वाले को बुलाया है कि भाई साहब हमारा शॉर्ट सर्किट कर गया, आ जाओ, तो खाली हाथ आएगा, फ्लैश देना, फ्लैश देना जरा। अरे भाई तू लेके क्यों नहीं आया? तो लेके आएगा ना, अपना टूल्स बॉक्स लेके आएगा। वैसे हम लोग टूल बॉक्स लेके जाएंगे, तो टूल बॉक्स में क्या पेचकस लेके जाएंगे? नहीं, बताएंगे टूल बॉक्स में क्या रहेगा। हमारे टूल बॉक्स में ये 4 चीजें होती है। पहला होगा लास्ट ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट। एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, अगर अभी ये इसी का चल रहा है ना ऑडिट, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर ऑडिट करने हम जा रहे हैं, तो मुझे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का यहाँ पर ऑडिट का बैलेंस शीट यहाँ पर लाना पड़ेगा। मतलब जो 22-23 का ऑडिट हो रखा है, बैलेंस शीट फाइल में लगा के ले जाना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां पहुंच गए, अरे पुराना वाला बैलेंस शीट है तुम्हारे पास, नहीं मांगो भैया, बेइज्जती कर देगा उल्टा। उल्टा अकाउंटेंट को बेवकूफ समझ रहे हो, बोल देगा सर आप लेकर आना चाहिए ना आपको, मेरे पास होगा तो होगा ही, ढूंढना पड़ेगा। आप लेकर नहीं आए, आप कितना पैसा मिलेगा? कि जो काम मुझे, वही कहानी है सेम, कि पेचकस मांग लिया बिजली वाले ने, तो हम बोलेंगे आप लेके नहीं आए यार, क्या यार, पेचकस घर में होते हैं मानते हैं, बट हमें भी याद नहीं रहता कहाँ रखा हुआ। निकालेंगे, ढूंढेंगे, देंगे, फिर थोड़े दिन क्लास मांगोगे, अच्छा यही करने वाले हैं। तो लेके जाइए। पहला, पिछले साल की बैलेंस शीट, जो उसकी पिछले साल की बैलेंस शीट आपको फाइल में लगा के जाइए। सेकेंड, ऑडिट नोटबुक लेके जाइए। कुछ नोट डाउन करना है, ये नहीं कि अरे डायरी है तुम्हारे पास, या पेज फाड़ के दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक। तो नोटबुक लेके जाइए, ऑडिट नोटबुक, प्रॉपर नोट करने के लिए। उस कंपनी का नोटबुक पतली रखिए, डिपेंड करता है, और वो उसी के लिए बन जाता है, मतलब एक बन जाती है, फाइल के अंदर रखा जाती है कि हाँ जी इसमें ये चीजें हमें देखा गया। जरूरी है। कैलकुलेटर लेके जाइए। अब पता चला कैलकुलेटर आप क्या किया, वही मांग रहे हैं उसी से, देने को सब दे देगा, भाई दामाद है, लेकिन लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच पड़ता है वो। तो बेटर है कि आप लेके जाओ कैलकुलेटर। ठीक है। नंबर 4, पेन लेके जाइए। अब वो तो भैया ले ही के जाते हैं जनरली, बट फिर भी नहीं मांगना चाहिए, और वो भी कलर अलग अलग, रेड, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक है। ऐसा क्या, चाहो तो एक ही में रख लो, 4 वाला, ऐसे बचपन टिक 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 चलते थे, खराब हो जाता था। ठीक है, तो बढ़िया ले जाइए थोड़ा सा, या अलग अलग लेके जाइए। रेड पेन से क्या होता है कि आपकी ऑडिट की जाती है। जैसे मान लो मुझे इसको चेक करना है कि हाँ ये ठीक है, तो ठीक है मतलब रेड पेन निकालना है मुझे, और इसको ठीक करना है ऐसे। रेड पेन मिल जाए भाई, ये मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। ये लाइट कलर के, अरे तो ये कलर निकालना तो चाहिए। ये है क्या? नहीं, ये तो पेन का है। 3 डॉट, ये वाला, हाँ ये फिर से मिल गया। कौन सा चाहिए कलर? कहोगे सर मैरून है, हम लोग अंधे होते हैं इसलिए। ये वाला ठीक है क्या? ये ठीक है, रेड है ना? ठीक है, चलो अब देखो, ये सही है रेड। तो ऐसे लगाना है, तिरछे लगाने हैं। मतलब आपको ऐसे टिक नहीं लगाना है, ये रॉन्ग अप्रोच होता है। आपको जब भी ऑडिट करना है तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, इस फिगर को ऐसे, ऐसा मत नहीं करना है कि इसको चेक करना था, चेक कर लिया सर, काटना नहीं है आपको, काटना नहीं है आपको, ये इसको पूरा कवर कर लेना है ऐसे, ऐसे। ठीक है, और थोड़ा ऊपर ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक तरीका है। लेकिन मान के चलिए शुरू शुरू में कोई जाता ऑडिट करने के लिए, बिल्कुल फ्रेशर जाते हैं, जैसे कहते हैं 3-4 हज़ार में लग जाते हैं सी फॉर्म में, उनको भेज देते हैं, तो बेचारा कहाँ आता है ऐसा करने? उधर चक्कर में क्या करे, बनाते रहेगा। ऐसे करना है क्या?
तो एक ही में लगा दिया टिक। तो ऐसे में ठीक है, शुरू शुरू आप ऐसा कर लीजिए, चलेगा। बट नहीं है, नहीं करना चाहिए। इसी टिक से पकड़ लेगा अकाउंटेंट, अच्छा अनाड़ी है, फिर तो हो गया काम का। तो बोला चाय पियोगे सर, कॉफी पियोगे सर। वो समझ में आ गया इसको कि क्या करा है, मतलब जैसे तैसे ऑडिट करा के भगा देगा। जो ठीक है वो कराएगा, जो देखेगा चेस में गड़बड़ घोटाला कर रखा मैंने, वो देगा नहीं पेपर। तो पकड़ लिया ना साइन से। तो जो ये साइन लगा रहे हैं, कितना अच्छे से लग रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने साल से ऑडिट कर रहे हो, ये पकड़ा जाता है। ठीक है। तो पहली बात समझिए कि ऑडिट करने के लिए इस तरीके से टिक लगाना है, ये टिक नहीं चलेगा, ये भी टिक नहीं चलेगा, अच्छे से नहीं चलेगा, नहीं तो लगेगा शानदार तरीके से कर रहा है, ऐसा नहीं, मोटा मोटा चलते हैं। आपको इसको टिक लगाना है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे चलता है, ठीक। मतलब लगे कि थोड़ा चढ़ भी रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है, ऐसे। तो इस तरह से की जाती है। चलिए ये भी खत्म करते हैं आपको। क्लियर ऑल पॉइंट्स, क्लियर। तो रेड पेन से टिक होता है, ग्रीन जो कलर पेन लेके जाएंगे, जो नोटबुक में लिखा है ना, कोई डाउट लिखा है हमने, कुछ चीजें लिखी है तो नोटबुक में लिखी जाती है ब्लू या ब्लैक से। लेकिन किसी पेपर पे हमें डाउट लग रहा है, तो ग्रीन कलर से वहां पर हम डाउट डाउट लगा देते हैं, जस्ट डॉट टाइप का लगा दिया हमने। और क्लियरेंस करने के लिए लिखना है वहां पर कुछ कि हाँ मुझे क्लियर हो गया ऐसा कुछ, तो ग्रीन यूज करना चाहिए। उसे ये पता लगेगा कि पूरी पेज में यहाँ पर डाउट था, उसे पता लग जाता है। इसीलिए डाउट क्लियरेंस के लिए पेपर पे ग्रीन कलर यूज हो जाते हैं, और ऑडिट करने के लिए रेड होता है, और नोटबुक में लिखने के लिए ब्लू या ब्लैक कुछ भी लिख सकता है। ठीक है। तो ये मात्र चार चीजें हमें लेकर जाना है ऑडिट करने की। ओके। अब पहुंच गए हम कंपनी में ऑडिट करने के लिए। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, देखिए, ऑडिट वैसे ही करना चाहिए जैसे एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है साल के। तो आपको पता है कि सेशन जब हम लोग शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से ही, लेवल 1 हो लेवल 2 हो कोई भी हो, तो शुरुआती कहाँ से करते हैं, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने से। पिछले साल की क्लोजिंग ओपनिंग बनती है, फिर आगे बढ़ता है। तो सेम ओपनिंग बैलेंस पहले चेक करना, पहला काम होगा ओपनिंग बैलेंस को चेक करने का। ओपनिंग बैलेंस चेक कैसे होगा भाई, ओपनिंग बैलेंस चेक करने के लिए लास्ट ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस अमाउंट है, वो हमारी फिगर होगी लास्ट क्लोजिंग। और इस साल जो अकाउंटिंग हो रहा है 23-24 में जो हुआ था, उसकी ओपनिंग चेक करेंगे। तो ओपनिंग चेक करने के लिए ऑडिटर कहेगा उससे, अकाउंटेंट से, कि भैया मुझे निकाल के दे दो ओपनिंग बैलेंस। तो चलिए हम आपको एक दिखाने का पर्पज, अच्छा ये खुला ऑलरेडी, चलिए तो मैं आपको लेवल 1 11:30 में चला रहे हैं, उसी को मैं निकाल लेता हूँ 11:30 वाले। ये देख रहे होंगे कि हालांकि 24-25 है यहाँ पर लिखा हुआ, मान लीजिए। तो मुझे सपोज इसकी चाहिए हमें ओपनिंग, यानी 24-25 को ओपनिंग चाहिए। तो कहाँ से निकालेंगे आप, कुछ अंदाज बता दें। हाँ, 23-24 में चलो हम चेंज कर ले क्या, 1/4/23, 31 मार्च 24 ऐसा निकालेंगे। तो यहाँ लेके कहाँ जाएंगे आप, यही करना चाह रहे हैं, ये नहीं, तो कहाँ पर, तो फिर वही तो कैसे, हमें इसकी ओपनिंग चेक करनी, ओपनिंग निकालना है। और ओपनिंग मालूम है, जो बैलेंस शीट आपने चढ़ाया था 9,10,000 का आया था मिला, तो ऐसे कुछ आ जाना चाहिए। तो दिमाग काम करेगा कि चलो बैलेंस शीट चले जाओ ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑल्ट F1 कर लो, ऑल्ट F2 कर लो, एक चार चेक चार कर लो, ओपनिंग यही तो होता है ना, कर लीजिए। बट 9-10 तो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि भाई बैलेंस शीट के अंदर 1/4 में भी तो लेन देन हुआ होगा, परचेज हुई, सेल हुई, खर्चा कुछ तो हुआ होगा, हुआ ना, एक 2,500 रुपए का जनरल एक्सपेंसेस, जिसके कारण बदल गया फिगर। अब कोई बात नहीं, लास्ट में स्प्लिट कर दिया, तो स्प्लिट करने के बाद 1/4 की तो एंट्री हुई होगी ना इसके अंदर। तो लास्ट ईयर के तो क्लोजिंग दिखेगी ना मुझे, हमें तो ओपनिंग दिखना चाहिए ना। तो 1/4 दिखना भी तो चाहिए कि 1/4 है। उसमें तो 1/4 दिखेगा नहीं, उसमें तो 31 मार्च आएगा, वो तो हमारे पास भी है। 31 मार्च की बैलेंस शीट तो हमारे पास भी पड़ा है, वही तो लेकर आए हम। हमें तो ऐसे डॉक्यूमेंट पे 1/4 दिखना चाहिए, 1/4/24 अगर आए तो। आइए, नहीं पता किसी को, चलिए तो सुनिए इसको, मैंने लिख दिया यहाँ पर। आपको जाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ दिखता है, डिस्प्ले, डिस्प्ले में कहाँ पर, टॉप में दिखता है, क्यों? अब यहाँ जाने के बाद यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है F12, मैंने यहाँ देखो F12 लिखा है।
F12 इसके अंदर ऑप्शन आएंगे ओपनिंग बैलेंस यस, बाकी क्लोजिंग को नो कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। अब ऑल्ट प्लस F1 देखिएगा टोटल 9-10 मैच करके, कंट्रोल पी करिए, एंटर करिए, मतलब प्रिंट निकालिए, और इस पेपर पे अकाउंटेंट अपना साइन करे, कहीं भी साइन कर दे, नीचे साइन कर दे, डेट डाल दे, अकाउंटेंट अपना साइन करेगा, डेट डालेगा और कंपनी की मुहर मारेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स देगा ऑडिटर को, खाली नहीं देगा सर प्रिंट निकाल के दिया। ऐसा देने पे ऑडिटर अगर ले लिया तो अकाउंटेंट समझ लो बड़ा बेवकूफ है, चल ठीक है अब इसको मैं चाहता हूँ, क्यों मुझे पता है अगर कल के तारीख में खाली दिया और उसने चेक किया और पकड़ा गया और अपने बॉस को बोला कि ये गलती मिला सर, ये गलती मिला सर, अकाउंटेंट बोला कि देखो यार तुम्हारी गलती पड़ा है, कौन सा गलती पड़ा है, ये वाला पेपर तो मेरा है नहीं, ये कहाँ से ले आया सर ने, कहाँ से लाया सर अपना, क्योंकि मेरा साइन ही नहीं है, मेरा स्टैंप ही नहीं है, तो हमें कैसे पता आप कहाँ से लाए हो, व्यवस्था ना। इसीलिए अकाउंटेंट को साइन करके देना चाहिए, और अगर नहीं दिया तो ऑडिटर को बोलना चाहिए कि भैया साइन कौन करेगा, साइन कर। अब ये अगर बोल दिया ना ऑडिटर ने तो समझ में आ जाना चाहिए अकाउंटेंट को कि ये ऑडिटर एक्सपीरियंस होल्डर है, इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो ऑडिटर को हमेशा डॉक्यूमेंट्स लेना है अकाउंटेंट से विद सिग्नेचर, डेट के साथ, और कंपनी की मुहर होनी चाहिए। साइन को भरोसा थोड़ी है, साइन हम ऐसे कर लेते हैं, डेट डाल दिया, वो कहेगा सर मेरा साइन ही नहीं है सर, आपको पता है साइन करता हूँ, अब देखो पीछे ये पता नहीं कहाँ से करवा के लाए, मुझे बदनाम कर रहे हैं सिर्फ। और कंपनी की मुहर लगा दिया तो समझ लो अब तो ओके है ना, अब तो तुम ही लगाए होगे, मोहर थोड़ी बना के लाए हैं। तो ऐसे करके देना भी चाहिए और ऐसे करके लेना भी चाहिए, समझ में आ गया ना। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, इसको अपने फाइल में लगा देगा, जैसे फाइल लेकर आया था ना ये वाली लास्ट रिकॉर्डेड बैलेंस शीट, तो फाइल थोड़ी अच्छी मोटी लाना चाहिए, उसके अंदर कितना होगा, 2 पेज में 4 पेज में होगा, वो लगा के जाना चाहिए। अब ये वाली जो फिगर देख रहे होंगे, इसमें जो ओपनिंग है 1-4 देख रहे होंगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिख भी रहा होगा आपको, यही फिगर हमारे क्लोजिंग से मैच करेगा जो हमारे पास फाइल पड़ी है। यदि एज इट इज मैच कर रहा है इसका मतलब है कि क्लोजिंग ही ओपनिंग चढ़ा रहा है अकाउंटेंट ने, और अगर मिसमैच है तो भैया जड़ ही खत्म है। आपको पता है कि सेशन 1 सेशन 2 किया होगा, किसी गलती आई होगी तो डिफरेंस आना चालू हो गया होगा, ऐसे कई बार हुए होंगे, हो सकता है क्या, तो जब यही गलत है तो आगे तो गलत ही होगा। तो पहला काम है ओपनिंग प्रिंट करके अकाउंटेंट को देना चाहिए विद सिग्नेचर स्टैम्प एंड डेट, और ऑडिटर को चाहिए कि इस पेपर को लेकर के पहला पहला वो अपने पुराने बैलेंस शीट से मैचिंग करे, काम खत्म, फर्स्ट टर्म। आगे चले, सेकंड चेकिंग लिखवाएंगे कम, चूंकि ऑलरेडी सब लिखा है तरीके से लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए। सेकंड जब ये हो जाए, सपोज 1 दिन लग जाएगा, आधा दिन लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा, जितना दिन लगे तो फर्क पड़ता है। अगेन चेक करना चाहिए बैंक रिकॉर्ड, बैंक की ट्रांजेक्शन। बैंक रिकॉर्ड तो साल भर का होता है, तो अगर ऑडिटर यही चेक करने लगे अप्रैल से लेकर मार्च तक तो फिर तो बैठ जाए यार, 4 दिन तो यही लगेगा। नहीं, आपको फरवरी और मार्च का चेक करना है, केवल केवल फेब और मार्च का बस। फेब और मार्च का कैसे बैंक रिकॉर्ड करेंगे, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं लाया पीछे से, तो आपको मांगना है सोर्स डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट अकाउंटेंट से, और मांगना है बैंक बुक जो एंट्री पास हो रखी है, और ये दोनों पे सिग्नेचर और स्टैम्प साइन होना चाहिए अकाउंटेंट की, फरवरी और मार्च का केवल। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट तो चलो लॉग इन करके निकाल लेगा, ये बैंक बुक कहाँ से निकालेंगे इसमें, चले गए। डीसीए क्या होता है, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, डिस्प्ले में जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे, अकाउंट बॉक्स, यहाँ स्टार्ट करेंगे आप शुरू से, नहीं नहीं यहीं से, तो उसके बाद दिख तो रहा है सामने कैश बैंक, काम खत्म। हाँ आ गया, देखिए यहाँ पर तो आ गया ना, हमारे पास 4 बैंक है, तो चारों बैंक का आप फरवरी मार्च का निकाल के दे दीजिए, उधर से स्टेटमेंट इधर से बैंक को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देंगे, तो एसबीआई में चलते हैं मान लीजिए, तो फरवरी और मार्च का देना है बेसिकली, लेकिन मेरे में एंट्री नहीं है, तो इसलिए देखने के लिए मैं पूरे साल का एंट्री खोल लेता हूँ, मान लीजिए फरवरी मार्च है, तो क्या करना चाहिए आपको, ऑल्ट प्लस F1 करना चाहिए, डिटेल खुल गया,
इसके बाद F12 करना चाहिए, F12। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यस करना चाहिए ताकि बैंक डिटेल्स भी आ जाए। फिर कंट्रोल बाहर आ जाएगी, इससे क्या हुआ, चेक नंबर सामने रहेगा। समझ रहा ना? यानी आपको बैंक लेजर में जाकर के F12 प्रेस करना है, और Alt+F1 तो करना ही है डिटेल। मोड ऑफ पेमेंट भी यस करना है। उससे क्या होगा, डिटेल खुल जाएगी, चेक नंबर आ जाएगा। इसे प्रिंट निकालना है कंट्रोल P से, और तब आकर दे दीजिए अपने अकाउंट ऑडिटर को, विथ साइन और स्टैम्प लगा के। ठीक। बैंक ज्यादा होगा, समय ज्यादा लगेगा उसको। बैंक कम होगा, जो सपोज एक ही दो बैंक है, तो कम समय में हो जाएगा। फटाफट फटाफट टिक लगा देगा, चेक कर लेगा वो। सर फरवरी और मार्च दो ही मंथ से निकाल दीजिए। बस, क्योंकि पूरे साल का टेस्ट चेक नहीं कर, अगर फरवरी मार्च में दिक्कत आ पाता है वो, तो बैक आएगा, फिर बैक आएगा, लेकिन उसके पहले तो फोन चला जाएगा। अरे सर, यहाँ तो बैंक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, फरवरी मार्च चेक कर रहा हूँ और गलती मिल रही है। अच्छा, रुक रुक फोन करता हूँ। फिर वो फोन किया सीए ने, मेन सीए ने, और हमारे बॉस को। अरे सर, ऑडिटर गया हुआ वहाँ, बोल रहा है कि बैंक रिकॉर्ड तो 2 महीने का चेक किया, टेस्ट चेकिंग हम लोग करते हैं, उसमें तो बहुत गलत गड़बड़ है। तो कोई नहीं सर, आप पैसे तो करवा लो। बोला सर पीछे तो करवा लो, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेगा। वो फोन घुमाएगा हमें, अकाउंटेंट को, क्या बात है भाई, अभी ऑडिटर का फोन आया यार, तुम्हारा बैंक रिकॉर्ड ठीक नहीं चलता रहता है। अरे सर, ये सर वो सर, हो गया अगले महीना, तुम बोल रहे थे ना पैसा बढ़ाने के लिए, अब बढ़ाता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिपोर्टिंग जाएगी बॉस को, घूम फिर, मतलब सारे फोन घूम जाते हैं उस टाइम पे। समझ रहे ना? इसलिए एक ध्यान से सुनिएगा कि ऑडिटर आने से पहले 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 तैयारी कर लो भैया। एक अकाउंटेंट का नजरिया से भी तैयारी कर लो कि मेरा यहाँ से निकाल के देंगे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे, यहाँ से कोई गलती नहीं होगी, यहाँ से रीचेक कर लेते हैं। मतलब समझिए आप खुद ही ऑडिट कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्च खत्म हुआ अप्रैल में टपक पड़ेगा, इतना जल्दी आते नहीं है। पहले जुलाई जुलाई निकाल देते हैं आईटीआर में, एक सीए फॉर्म। फिर अगस्त सितंबर टारगेट होता है उनका, और उसमें आएंगे जल्दी जल्दी करेंगे, चलो ये दे दे वो दे दे। तो आपके पास समय है अप्रैल मई का, तो कम से कम अप्रैल अप्रैल महीने में खुद से लग करके ये 9 9 पॉइंट देख रहे होंगे, 9 पॉइंट आप उसको ठीक कर लीजिए, ताकि ये जो बात सुनने वाली बात करेंगे ना, ये नहीं हो पाएगा, मतलब ठीक रहेगा सब। जितने कम गलती मिलेगा, उतना ही स्मार्ट अकाउंटेंट कराएंगे। तो अकाउंटेंट के नजरिए से भी देख लेना, उसको पढ़ना अच्छा रहेगा। डन। चलिए, अब बैंक रिको करते कैसे हैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट्स बता चुका। और जिन्होंने नहीं किया है क्लास, शुरुआत करेंगे आपको 9:30 में ही शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट में, तो उसमें देख लेना। डन। तो चलिए यहाँ पर बात खत्म। पार्टी रिको की बात करेंगे, तो अब अगली बात होती है पार्टी रिको। पार्टी रिको के लिए भी आप टेस्ट चेकिंग, जैसे मान लीजिए हमारे पास 400 पार्टियां हैं। अब 400 पार्टी है, ये मुझे पता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट से पता चल गया। उसमें हमने टेस्ट चेकिंग किया, अरे चार इसका निकाल देना जरा, एक का, दो का, तीन का, किसी का भी बोल दिया रेंडमली, इसका देना, इसका देना, इसका देना, इसका देना, चार का दे दो भाई। चार का क्या दो, उसका बनाओ लेजर, लेजर दो। और तुमने जो स्टेटमेंट मंगवाई होगी ना पार्टी से, वो दे दो मेरे को, चेक कर लेते हैं। अगर चार, हमने उसको तो नहीं पता था चार किसका मांगेंगे, चार अगर मांग लिया और चारों को ठीक पाया, तो अब मेरे तरफ से पार्टी रिपोर्ट डन है। अब पता चला चार में एक गलती है पार्टी की, तो फिर और मांगेंगे चार, पता चला है कि बढ़ता रहेगा। तो ऐसे चलते हैं, टेस्ट चेकिंग चलता है, नहीं चलता है पूरा A to Z, हो ही नहीं सकता ना। तो सारा गेम होता है टेस्ट चेकिंग पे चलता है। सेकेंड हो गया पार्टी रिपोर्ट। पार्टी को कैसे करते हैं, ये भी अकाउंट्स का पार्ट है, ऑडिटिंग में बता सकते हैं। यानी ऑडिटिंग में तभी आपको समझ में या सीख सकते हैं जब आप पुरानी क्लासेस ले चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे अकाउंट्स नहीं भी किया है और हम ऑडिटिंग कर भी रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अगेन दोबारा कभी होगा तो कर लेंगे अकाउंट्स के बाद भी। अभी फिलहाल तो यही हो सकता है, मैं दोबारा पार्टी रिपोर्ट तो नहीं बता सकता हूँ, बैंक को नहीं बता सकता। अगला नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपने को, मेन बोल्ड बोल्ड किया हो, पहले मेन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो तीन, तीन हो गया डेप्रिसिएशन चार्ट। इसको देखना जरूरी है, क्योंकि चार्ट समझते हैं अकाउंट्स में बताया होगा आपको। किन किन एक्ट से बनाते हैं हम, दो अधिनियम लगते हैं ना, कौन कौन सा एक्ट लगता है। रिवीजन क्लास लेनी है, आप ऑनलाइन आ जाइएगा उस कमरे में, इसमें तो भीड़ लग जाएगी। डेप्रिसिएशन चार्ट हमने दो एक्ट से पढ़ाए हैं, इतना इंडिकेट कर रहा हूं, अब बोलो कौन कौन सा। इनकम टैक्स एक्ट, और दूसरा कंपनी एक्ट।
किसी ने अकाउंट नहीं किया क्या यहाँ पर? अब तो किसी ने नहीं किया होगा, अब तो किसी ने किया ही नहीं है। और जिसने अभी नहीं किए हैं, फ्रेश फ्रेश अभी करने वाले हैं, उनको लग रहा है मैं तो बता देता, किया ही नहीं है बस। मैं तो बता देता। तो भाई यही कहानी है। तो कैसे आप, हाँ समझ में आ गया कि आपके अकाउंटेंट ऑडिटर क्या करेगा, आपको साथ समझ में आ गया। क्योंकि सिंपल बोलेगा यार डेप्रिसिएशन चार्ट दियो भैया। अब चार्ट कौन सा चार्ट? चार्ट सर चले खाने के लिए यही लगाता है, नीचे तो लगा रहा ठेला। ठीक है। तो भाई दोनों तरीके से आपको इनकम टैक्स एक्ट से और कंपनी एक्ट से, दोनों एक्ट से चार्ट बना के रखना है। अकाउंटेंट को, ऑडिटर को देना है। वो पुराना बैलेंस शीट लेकर आए, उसके अंदर ऑलरेडी पुराने चार्ट ऑलरेडी पड़े होंगे। उसका क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग चेक करेगा, और आपने जो बना के दिया है उसके साथ बिल भी साथ में लगाना है, देना है, जो असेट्स परचेज की गई है उसकी, ताकि परचेज और सेल को चेक करेगा, कितने असेट्स खरीदे गए हैं, कितने बेचे गए हैं। इस तरीके से वो ऑडिट करता है। अब सवाल वही है कि रिप्रेजेंटेशन चार्ट बनाने नहीं आता है तो ऑडिटर बनाएगा नहीं भाई, ध्यान रखना। फिर वो चीज़ें चला जाता है वहां से, फिर बोलता है कि सर आपकी ऑडिटिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये सारा बुक्स बनाने पड़ेंगे फिर से, आपका अकाउंटेंट बनाया ही कुछ नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं जरा ऊपर। परचेज वॉचिंग चल रहा है। परचेज वॉचिंग मतलब परचेज की चेकिंग। इसमें बिल उठाना है जो कि कंपनी के अंदर रहेगा, और परचेज रजिस्टर प्रिंट कर निकाल के देना है, उसे चेकिंग, ये भी टेस्ट चेकिंग चलेगा। परचेज बिल तो बहुत होते हैं, एक एक साल का, तो क्या बैठ के ही करता रहेगा? नहीं। मान लो एक महीने का 5 मांग लिया, फिर मई का मांग लिया, फिर जुलाई का मांग लिया, ऐसे कुछ 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 बीच बीच का मांग लिया। तो ऐसे केसेस में उसको कैसे टेस्ट चेकिंग करेंगे, जरा इनके बारे में बताएं। देखिए परचेज बिल तो ठीक है, फाइल में पड़ी रहती है, मिल जाएगा। परचेज रजिस्टर निकाल के देना है आपको इससे, तो क्या कहाँ से निकालेंगे? डिस्प्ले, डिस्प्ले सबको पता है। आगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स चले गए, फिर अकाउंट बुक्स, ठीक है। और ये रही परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, यानी परचेज के सारे आंकड़ा यहाँ देखते हैं। क्या खाना खाली है मेरा, अदरवाइज होता तो दिख जाता। यहाँ भी क्या करेंगे, मान के चलिए यही है सपोज, तो हम क्या करेंगे, Alt+F1 करेंगे, बिल नंबर निकालेंगे, F12 से बिल नंबर आएगा, बिल डिटेल से आएगा, यस करेंगे। इन्वेंट्री ऑन नहीं करना, ध्यान रखना, ओनली बिल नंबर। तो बिल नंबर सामने आ गया, ये दे दिया, परचेज बिल सामने रहेगा, उसे टिक 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 अपना करता रहे बैठ कर। चेक बेस में टेस्ट चेकिंग कर लेगा, चार पांच चेक कर लेगा, सही पाया तो डन है, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे ही सेल बिल, सेल बिल दे दीजिए, सेल्स रजिस्टर दे दीजिए, वो बीच में चेक कर लेगा, देखिए सेल्स रजिस्टर सामने है, सेम कहानी है, मिल जाएगा, वो चेक कर लेगा। डेप्थ चार्ट ऑलरेडी कर लिया। स्टॉक समरी देख रहे होंगे, स्टॉक समरी के लिए बाहर में आकर के स्टॉक समरी निकाले यहाँ से, पूरी देख रहे होंगे यहाँ से, और एक मोटा मोटा परचेज और सेल को एक आंकड़ा देख करके वो अपना अनुमान लगा सकता है कि हाँ हमारे पास इतना स्टॉक पड़े हुए। कभी कभी स्टॉक चेकिंग के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है। मान लीजिए स्टॉक दिख रहा है इतना, और वो गोडाउन में पता है ही नहीं, तो वही मुश्किल पड़ता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी ऑडिटर का हक है करने का, तो राइट है, कर सकता है। उसके बाद जीएसटी के पोर्टल पे घुस जाएगा, वो चेक करेगा कि हर साल की रिटर्न सही गई कि नहीं गई, कोई मिसमैच रिपोर्ट तो नहीं है अंदर में जीएसटी के पोर्टल पे। तो जीएसटी पोर्टल पे जाकर के 2A 2B का रिको सब कुछ चेक करेगा अंदर जाकर के, तो उसका काम होगा। तो जीएसटी में अगर पढ़ाई कर चुके हैं सब कुछ, तो वहां से आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट चेक करेगा कैश वाउचर, यानी कैश की एंट्री में वाउचर जो बनते हैं कैश के वाउचर, वो मांग लेगा, और कैश बुक मांग लेगा। कैश बुक निकालने के लिए मालूम है कि डिस्प्ले में जाएंगे और अकाउंट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ कैश बुक में जाएंगे, कैश निकाल कर दे देगा आपका। और आपके पूरा चेक नहीं करेगा, वो भी कहानी सेम है, टेस्ट चेकिंग कुछ कुछ बीच बीच का चेक कर लेगा। डिटेल्स आप खुली रखा है और कुछ चाहिए नहीं इसके अंदर, छोड़ दीजिएगा, तो वहां से कैश वाउचर चेक कर लेगा। तो मोटा मोटी लगा लीजिए, अगर आपका सही अकाउंटिंग है तो 15 दिन में किसी भी कंपनी का ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाता है टेस्ट चेकिंग में। 2 4 बिल देख लिया यहाँ का इस मंथ का, 2 4 वहाँ, 2 4 वहाँ, 2 लोग आ गए, काम खत्म। तो 15 डेज के अंदर अंदर किसी भी कंपनी का ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब टेस्ट चेकिंग में कई गलतियां पकड़ा रहा है, तो सिंपल बात है कि ऑडिटर अपने पे क्यों लेगा, वो लिखता चला जाता है और रिपोर्टिंग कर देता है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, क्या मालूम, वो तो बात की बात। तो कहानी वही है, अकाउंटेंट को ये सब तैयारी आपको पहले से करके रखना है, ऑडिटर आने से पहले करके रखना है। और ऑडिटिंग कराने का मतलब समझ रहे हो, पूरी नॉलेज नहीं रहेगा ना इस सब का, तो ऑडिटिंग आप करा ही नहीं सकते हो।
फंसोगे फिर आप। ठीक है, तो बहुत कुछ याद नहीं है आपका, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली लेकर चल रहा हूँ। याद होता तो और तो ज्यादा मजा आता। अब बोलिए कोई रिपोर्ट मतलब लिखवा दूं या चलेगा? क्योंकि डेप चार्ट नहीं बता सकते ना, क्योंकि डेप चार्ट यहाँ पर अकाउंटिंग का पार्ट नहीं चल रहा हमारा। वो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। डेप चार्ट को मालूम है कितना बड़ा था, 4x से। मैं आपको दर्शन दिखा देता हूँ, शायद उससे याद आ जाएगा। अच्छा, इससे तो हम जानते हैं इसको। आईडी लगाया नहीं अभी ना? क्यों? तो अभी थे कहाँ? अभी तो हमने डाल दिया था। ठीक है, जा। और किसका? मेरा बोले तो पहले इधर से मेरा तेरा कौन सा इधर तेरा? हाँ, पालन ये वाली। ठीक है। हाँ, यश राज। और इधर से इधर वाले? हाँ। हाँ, एक थोड़ी एक मतलब इसका यही होता है। इधर से सुमन ठाकुर है। अंकित, ये रही है शायद इनका। ये वाला एक देखना, अंकित कुमार 05। और कोई? क्या लिखते हो? PRA। प्रवीण कौन सा है? ये वाली 1 to 1। और कुछ से करा गया? ऑनलाइन भी है क्या कोई? आयुष रावत ऑनलाइन करके छोड़ के चला गया। जैसे कहते हैं ट्रक चलाते हैं ना, गियर में डाल दिया, ट्रक चल दिया। यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, तो होगा। चलो, और कोई तो रह नहीं गया, ठीक है, भेज देंगे। चलिए, तो अभी अगर कोई रियल में अकाउंट्स का कोर्स नहीं किया है तो उनके लिए तो खैर थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही होगी। लेकिन जिन्होंने कर लिया है उनको कौन सा दिक्कत नहीं आ रही है? दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आइए डेप्रिसिएशन चार्ट में दिखा देता हूँ। ये मुश्किल है होगा क्योंकि हमें डेप चार्ट डेप चार्ट डेप चार्ट डेप चार्ट, ये देखिए। एग्जाम चल रहे हैं। अब एग्जाम अभी किया किया किसने नहीं बता रहे। डेप्रिसिएशन चार्ट किसी ने किया? आपने किया ना? हाँ? पहले बता दो, एग्जाम से पहले बता दो। वो डेट ढूंढ रहा है कि देखो मोबाइल पे है ना। ऐसा। अब मैसेज देख, आया कि नहीं आया? हमारा पहला ईमेल आईडी से पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा। भाई देखो, अगर नहीं हुआ है तो अकाउंट्स का पार्ट है। क्योंकि आप देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी तरीके देख रहे होंगे देख रहे होंगे देख रहे होंगे। ये कहाँ समझा सकते हैं? ये संभव नहीं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द अकाउंट है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा मुश्किल। पार्टी रिको भी इसी बताया मैंने, आप अब बता देते हैं। ये देखिए, पार्टी रिको अकाउंट्स का पार्ट। और कुछ सारा जवाब मिल जाएगा। चलिए, तो अब हमें तो आगे बढ़ना है। मैं रिपोर्ट के बारे में कह रहा था, लिखने की बात करोगे तो ये इसमें जो आप दिखाया है कि आप कैसे देखते हैं आपको लेजर, सेल्स लेजर की रजिस्टर पर ये सब कुछ लिखना है, ये सब मालूम है। ठीक है, तो यही सब बता रहा, इसके बारे में नहीं कह रहा। सर लिखा है? हाँ, लिखने में तो लिखे सब।
मैंने अभी अब क्या क्या बताया आपको, बताया है कि सबसे पहले अगर यहाँ की बात करेंगे तो अगर आपको ओपनिंग निकालना तो कहाँ निकालेंगे, ट्रायल बैलेंस में जा करके लिखना है, लिख लो दो बात। ओपनिंग बैलेंस निकालना तो कहाँ निकालेंगे, नंबर वन ओपनिंग बैलेंस, ऊपर लिखिए रिपोर्ट, तो ओपनिंग बैलेंस नंबर वन ओपनिंग बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, F12 ओपनिंग बैलेंस यस, बाकी नो। F12 ओपनिंग बैलेंस यस, बाकी नो। हाँ, ट्रायल बैलेंस F12 ओपनिंग बैलेंस यस, अब बाकी इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, हिंदी में लिखाऊंगा बाकी, एंड ऑल आर नो। ठीक है, तो आपके सामने आता है। अच्छा, ये जो देख रहे होंगे ग्रुप वाइज है, देख रहे हैं, कभी कभी हमें ट्रायल बैलेंस निकालने बोलेगा लेजर वाइज, यहाँ से आप प्रेस करेंगे F5 तो ग्रुप हट जाएगा, लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यूज F5 फॉर लेजर वाइज, यूज F5 फॉर लेजर वाइज। ठीक, अब अगला हमने जो रिपोर्ट लिखाया था वो रिपोर्ट लिखाया था आपकी कैश, कैश और बैंक का, ये तो हो जाएगा या ये भी लिखाना है, डिस्प्ले में जाना होता है, अकाउंट बॉक्स में जाना होता है, कैश बैंक में जाना होता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। Done। फिर उसके बाद लिखवाया था मैंने सेल्स रजिस्टर परचेज रजिस्टर, वो कहाँ देखा था हमने, डिस्प्ले के बाद अकाउंट बॉक्स, उसके बाद आता है सेल्स रजिस्टर परचेज रजिस्टर, वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। और सब जगह पे आएगा F12, वहां से बिल नंबर को ऑन कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखना है, रिपोर्ट लिखाऊं, पक्का, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, ये आप तो ऐसे बोल रहे हैं, लिखना है। ठीक, तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जरा ध्यान सुनिए, एक अच्छा अकाउंटेंट या अच्छा ऑडिटर तभी माना जाता है जब उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, AS। आप 11th 12th की किताब में, 11th की किताब में, बुक्स में ही शुरू से ही अकाउंट्स की किताब में बताता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, शुरुआती के कुछ पेज होते हैं, पहले आप पलटते रहते, दौड़ 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 दौड़, क्या फालतू दे दिया, ऐसा निकल गया 10 पेज, अब हाँ ये मेरा है जनरेट, वो 10 पेज निकाल देते हो, कभी देखते भी नहीं हो, लिखा तो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसा था ना 10 पेज था, ऐसा कुछ। अब आज वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े बिना हम एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं होते हैं और ना ऑडिटर अच्छे हो सकते, तो आज हम उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। AS, तो लिखिएगा कॉपी पे, सिग्नेचर कर लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सुनिए, अकाउंटिंग सबसे तो पता ही है अकाउंटिंग है भैया, स्टैंडर्ड का मतलब होता है पैरामीटर, यानी एक रूल बनाई गई है, एक तरह कह सकते हैं एक रूल, अकाउंटिंग रूल। ये रूल बनाता कौन है, इंडिया में अकाउंटिंग का रूल बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था है जिसका नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। केवल यही अकाउंटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे इंडिया में अकाउंटिंग का क्या रूल होना चाहिए इन्हीं के निर्देशानुसार चलता है। तो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने के बाद शॉर्ट में AS लिखा होगा, देखिए, इट इज अकाउंटिंग रूल, इट इज अकाउंटिंग रूल मेड बाई ICAI, ICAI, अब फुल फॉर्म तो पता है, बस स्टॉप कर लीजिएगा। और हर साल ऐसा नहीं कि बनते, नए नए बनते हैं, लेकिन बीच बीच में रूल वाइज बनते रहते हैं। अभी अकाउंटिंग लगभग 30-35 ईयर्स है, लेकिन हम उतना बात नहीं करेंगे, शायद 22-23 में हम यहाँ जिक्र करेंगे, ठीक है। तो शुरुआती करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से सब लिख दिया है मैंने, आराम से बस समझते हैं। जहां से कलर येलो कलर का रखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत अच्छे जॉब पे जा रहे हैं, मतलब सैलरी पैकेज में जा रहे हैं, तो इससे पक्का पढ़ के जाइए, और अगर ऑडिटर के लिए जा रहे हैं तब तो इसे घोर के पी के जाइए,
ठीक है, नहीं तो फिर ऑडिटर बन नहीं सकते। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 1 पे। एस नंबर 1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक ऑडिटर को यह करना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट में जब फाइनल रिपोर्ट बनाए तो उसमें लिख कर दे, रिपोर्टिंग में लिख कर दे कि जिस कंपनी में ऑडिट करने गए हैं क्या उस कंपनी के अंदर अकाउंटिंग एसएलए में यूज हो रहा है या डब्ल्यूडी यूज हो रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में यूज हो रहा है। अकाउंट मैंने डेप्रिसिएशन चार्ट में बात करी होगी इसको हमने पढ़ाते समय, अदरवाइज आप 11th-12th में पढ़ा होगा इस बात को लेकर के। या आपके यहाँ जो अकाउंटिंग सिस्टम करने का वो कैश सिस्टम है या एक्रूअल सिस्टम है, यानी कि नकदी आता है तो एंट्री करते हो या उधारी भी एंट्री करते हो। उधारी बोलते हैं तो एक्रूअल और नकदी आते हैं तो कैश सिस्टम। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर आपके सिस्टम चलते हैं कैश सिस्टम, लेकिन प्राइवेट में चलते हैं एक्रूअल सिस्टम। तो वो लिखना पड़ता है उसको, एक समझिए कि डिस्क्लेमर है, जैसे कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनता है तो डालते हैं डिस्क्लेमर, रिपोर्ट में डालना होता है कि आपकी हमारी जिस कंपनी के अंदर डेप्रिसिएशन एसएलएम था या अकाउंटिंग हमारी कैश या एक्रूअल सिस्टम था, पहला था। ये ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग जरूरी नहीं है। सेकंड बात करते हैं H2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। स्टॉक हमेशा आपको कॉस्ट पे दिखाना है। मान लीजिए कोई हमारा आइटम बिक नहीं रहा है, पिछले 5 महीने से खरीदा हुआ पड़ा हुआ है, अब हमें बैलेंस शीट कर रहे हैं फाइनल, तो मैं सोच रहा हूँ यार 5 महीने पहले खरीदा गया था, अब तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो हमने बड़े वैल्यू से डाल दिया स्टॉक की अमाउंट, गलत। आपने जितने में खरीदा वही आपकी रियल वैल्यू है, चाहे वो 3 साल अटका रहे हो या 2 साल या 1 साल, आपको कॉस्टिंग पे ही डालना है। प्रैक्टिकली भी यही रहता है, हम थोड़ी चेंज करते हैं। तो ये भी आपको बना दी गई है कि भैया अपनी मर्जी से स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं डाल सकते हो, आपके जो पेपर वर्क बोलता है, बिल बोलता है, वही करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना। ये तो चलो ठीक है डाल। एस नंबर 3 आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आवाज आ रही कहीं से कुर्सियां बजाने की? म्यूजिक दें, म्यूजिक हमें देता कहाँ सारी आवाज? अच्छा, हमारी एक कुर्सियां ही बोलते हैं आजकल अपने आप। आइए S3 कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कैश, फिर क्या आवाज आ रही, आवाज कहाँ सारी बताओ पहले। हाँ? कौन कौन है, कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो? कुछ आवाज से आ रही है। हाँ ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS। ठीक है, हर अच्छी कंपनी के अंदर जैसे हम बनाते हैं ना बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, आपको PL अकाउंट, वैसे ही बनता है CFS बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, अब देखो टैली के अंदर भी आप कोई भी कंपनी का अकाउंटिंग तैयार करिएगा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे देगा, जैसे दिखाते हैं। अब ये बना हुआ है, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से देखिएगा, आपको कैश फ्लो सामने आपको देखने को मिलेगा, यानी कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से आ रहा है, हर महीने का बनता है। जहां पर मंथ के सामने आप देख रहे होंगे माइनस में नेट फ्लो दिख रहा है, इसका मतलब है कि उस महीने के अंदर इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, पैसा गया है, खर्चा हुआ है, कैश में गया है, आया नहीं। सेकेंड में देखिएगा प्लस में, इसका मतलब है कि 50,000 रुपया कैश आया था और 20,000 रुपया कैश गया था, तो नेट फ्लो 30,000 की। अब अगर हम किसी का निकालना चाहते हैं किसी मंथ का, तो बड़े मजे से निकल भी जाएगा। चलिए मैं पूरा निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ये दिखा रहा है सामने में यहाँ पर कि ये कैश जो देख रहे होंगे 1,78,70,000, ये इनफ्लो है, आया हुआ है, और ये आउटफ्लो है। ये प्रिंट निकालना चाहते हैं निकाल भी दीजिए, कंट्रोल P से देखिए, आई बटन डाली, हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट सामने। बट एक इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत कहता है नहीं यार ये मान्यता नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो वैलिड क्या भैया, कहता है इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा S3 के हिसाब से कि कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, यानी इसमें से वो ढूंढिए जो आपके बिजनेस के संबंधित, ऑपरेशनल बिजनेस संबंधित आ रहा है। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे डिस्काउंट रिसिप्ट, यहाँ ये आपके बिजनेस ऑपरेशन संबंधित है, एडवर्टीजमेंट्स, जनरल एक्सपेंसेस, इनको अलग करके आप इनफ्लो आउटफ्लो करिए, यहाँ से इनफ्लो आया, वहां से आउटफ्लो आया, नेट ये फ्लो, ऐसा करके। तो इसको ऐसा बनाना होगा आपको। इसी तरह सेकंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर आपने कुछ चीजें ऐसे फिक्स एसेट्स खरीदी है तो उसका आपको देखो कि उसमें छटनी करो कि कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसा आया और पैसा गया है। थर्ड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट की गई है आपके तरफ से, या आपने किया या आपने किसी को दिया, तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो टैली बना के देता है वो आपको 3 एक्टिविटीज से छांटनी करना पड़ेगा, उसके बाद ही बनाना है आपको S नंबर 3।
तो कई पूछ बैठते हैं एस नंबर 3 क्या है, तो बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, या ऐसा पूछ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है किस स्टैंडर्ड के तहत, तो आंसर एस 3 में। तो एस 3 बनाते हैं तो उनमें क्या कहता है, आपको कहना है कि सर जो एस 3 कहता है कि 3 एक्टिविटी के थ्रू से हमें अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, 1, 2 एंड 3। ये ध्यान रखना। नंबर 4 कहता है कि कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग द आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं जो कि लास्ट ईयर के थे, पिछले साल के थे, लेकिन उसका रिजल्ट इस साल हो रहा है। तो रिजल्ट इस साल हो रहा है तो आपको पुराने साल में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलते लेकर कैसे, देखिए हुआ क्या है, हमारी फैक्ट्री में एक आग लग गई या गोडाउन में आग लगी। आग लगी 28 मार्च 21 को, 3 दिन बाद साल बदल रहा है, 1/4/21 में नया साल आ जाएगा, लेकिन 28 मार्च को आग लगी। आग लगी, 1 लाख का माल लॉस हो गया। हम क्या करेंगे, हमारी स्टॉक कम हो गया, परचेज सीआर किया, लॉस ऑफ 5 डीआर किया, खर्चे बढ़े, स्टॉक कम हो गया। करेक्ट, यहाँ तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने उसका इंश्योरेंस करा रखा था। 29 तारीख को बंदा आया, उसका थर्ड पार्टी टीपीए होता है, आता है फॉरवर्ड खींचता है, उसने क्लेम बोला कि क्लेम कर लो जी, हो जाएगा कि उसने 29 तारीख को हमने पेपर बनाया, फाइल करी, ये जो लॉस सोचा था हमने डीआर, उसको हम कर देंगे सीआर। लॉस है नहीं, क्योंकि हमें लॉस कौन देगा, जीआईसी देगा। तो जीआईसी रिसीवर हो गया, डेटर हो गया, और हमारा लॉस यहाँ कम हो गया। डन, अच्छी बात है। 1 लाख का पता चला, क्लेम के पैसे आए हैं 18 अप्रैल में। कितने आए भैया, क्लेम पूरा पैसा नहीं आता है, तो पता चला 80,000 रुपये आया। बैंक आया 80,000, जीआईसी खत्म किया पूरे 1 लाख से, 20,000 का अंतर आ गया। हमने फिर से खड़ा कर दिया लॉस हुआ फाइल, कि लॉस हो गया, हमें मिला नहीं। अब ये लॉस खड़ा किया, एंट्री बिल्कुल सही है, लेकिन लॉस जो गया वो चला गया अप्रैल में, मतलब नए साल में चला गया। इस नंबर 4 कहता है कि ये रूल के हिसाब से गलत है। अगर विद इन ईयर, एक ही साल के अंदर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे 20-21 में होता तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये चला गया नेक्स्ट ईयर में, इसीलिए गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए, ये तो लॉस ठीक है, आपका 1 लाख का माल नष्ट हुआ, लेकिन जैसे ही क्लेम आया 80,000 का, आपको पुराना क्लेम जो आपने किया था, पेपर वर्क किया था, वो भी कट करके 80 पे ले आओ, 80 करने आप। उससे क्या होगा, अब 80 का क्लेम डालोगे और 80 ही मिला, तो केवल 2 एंट्री में खत्म हो जाएगी ना, बैंक डीआर और जीआईसी सीआर। तो आपको ये बीच में लॉस खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके कारण नए साल में लॉस नहीं दिखेगा आपको।